Hello students, I Rakesh Chauhan welcome you all in the e-learning classes of physics initiated by Suraj Group of Schools. Today in this video we are going to start a fresh chapter, that is chapter 8 electromagnetic waves. So इस चैप्टर के डिटेल में जाने से पहले I would like to introduce you about the very important term displacement current, because the invention of this electromagnetic wave was actually based upon the invention of displacement current. So सबसे पहले हम displacement current के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद electromagnetic waves और उसकी properties के बारे में पढ़ेंगे. ओके, so सबसे पहले displacement current की जैसा कि हम बात करेंगे. displacement current और displacement जो current है इसका भी जो इन्वेंशन है ये काफी इंटरेस्टिंग रहा. इसको किस तरीके से इन्वेंट किया गया, किसने इसको इन्वेंट किया, पहले इसको हम देखेंगे, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ओके, सो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मीन्स जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है, स्टडी स्टेट करंट या डीसी करंट, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है. मीन्स करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है. और इसका इन्वेंशन किसने किया था, तो आप कहेंगे ओरस्टेड ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था. ये ओरस्टेड से एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था. ओके, नाउ अगर आपको याद हो तो फैराडे ने बताया, फैराडे लॉ हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, और अकॉर्डिंग टू फैराडे जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, एक ही बात है. मैग्नेटिक फील्ड जब भी कभी चेंज होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यू कैन से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है और उस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होती है. इसको हमने कहा था फैराडे लॉ, या फैराडे ने इसको एक्चुअली इन्वेंट किया था. ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? सो इसको डेमोस्ट्रेट किया, या आप कह सकते हो कि इलस्ट्रेट किया, जो साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्सवेल. मैक्सवेल ने कहा कि फैराडे जो लॉ है इसका रिवर्स भी पॉसिबल है. मीन्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. दिस वाज गिवन बाय मैक्सवेल, और इसके बेसिस पे मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस बनाई जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए वैलिड है. तो वो जो इक्वेशंस हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मैक्सवेल्स इक्वेशन. बट ये जो इन्वेंशन था दैट वाज ए रिमार्केबल इन्वेंशन, और यू कैन से इज द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसके बाद ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई ऐसी करंट होगी जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, और इस करंट को ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट मीन्स वो करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसको नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट. और जहां कहीं भी डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी. और इसको सबसे पहले डेमोस्ट्रेट किया साइंटिस्ट जिसका नाम था हर्ट्ज. हर्ट्ज ने इसको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट किया, और उसके बाद मार्कोनी एक साइंटिस्ट हुआ. मार्कोनी ने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रैक्टिकली वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज की. वायरलेस कम्युनिकेशन में
मार्कोनी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज किया. सो वी कैन से दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वर इन्वेंटेड. ओके, सो इन सब के बारे में अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो डेफिनेटली डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ 12th क्लास आप केवल इतना याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनका इन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो वो हर्ट्ज ने किया, एक्सपेरिमेंटली हर्ट्ज ने बताया इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट करके. बट वैसे अगर हम क्रेडिट दें तो मैक्सवेल को हम कह सकते हैं ही वाज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके, नाउ द टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट करंट or how the what is the formula of displacement current or how the displacement current actually originates. So let us discuss more about displacement current first. So displacement current को पढ़ने से पहले हम मैक्सवेल के उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जिसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट का इन्वेंशन हुआ या उसकी नेसेसिटी को फील किया गया. ओके, सो द एक्सपेरिमेंट विच एक्चुअली मोटिवेटेड मैक्सवेल फॉर द इन्वेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट was he was performing a experiment with a capacitor, and this capacitor was connected with a DC battery, DC source, and he was studying the phenomena of charging of this capacitor. So during the charging of this capacitor, you all know that charging current flows through the wire. So this is the conducting wire, and here the current is suppose I. So अगर मैं यहाँ पर एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर, जिसको मैं कह रहा हूँ लूप 1 L1. So applying Ampere's law, you all know Ampere's law because this is also we have studied in magnetic effect of current. So applying Ampere's law, integral of B vector dot dl vector over path L, which is loop L1 actually, is equals to mu 0 times the total current enclosed by the path. And the total current enclosed by the path is I, of course. This is the path and the current flowing through this path is I. So we can write down this is the magnetic field. Okay. Or we can say the Ampere's law on this law. This is equation suppose first. Now अगर हम इस कैपेसिटर के अंदर कोई लूप अज्यूम करें सपोज L, और फिर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करें, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ ऑन लूप, दिस एम्पियर्स लॉ वाज ऑन लूप L1 which was outside the capacitor. But if I apply Ampere's law inside the capacitor on loop L2, so you will say integration B vector dot dl vector over path L2 is equals to 0, because there is no current which we can see from here or between these two plates, because there is no wire. And normally हम ये मानते हैं कि कोई भी जो करंट है वो वायर के थ्रू ही फ्लो हो सकती है. तो क्योंकि यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, मीन्स यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो, और इसका मतलब है कि इसको हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं. तो हम कहेंगे कि एम्पियर्स लॉ यहाँ पे तो कंसिस्टेंट है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी शो कर रहा है एम्पियर्स लॉ, बट यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे एम्पियर्स लॉ जो है वो होल्ड नहीं कर रहा है. ओके, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई
प्रॉब्लम है या फिर आप कह सकते हो कोई एक ऐसी टर्म मिसिंग है। अदरवाइज तो एम्पियर्स लॉ आप देखिए लूप 1 पर अप्लाई हो रहा है, लूप 2 पे अप्लाई नहीं हो रहा। और अगर आप यहाँ पे भी कोई लूप अज्यूम करेंगे लूप L3 तो डेफिनेटली इस वायर में भी करंट आई फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे भी एम्पियर्स लॉ जो है वो कंसिस्टेंट है। तो प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड पे कंसिस्टेंट है, प्लेट के राइट हैंड साइड पे भी कंसिस्टेंट है, बट दोनों प्लेट्स के अंदर जो है वो आप कहेंगे एम्पियर्स लॉ इनकंसिस्टेंट है। मींस यहां से एक्चुअली मैक्सवेल ने ये पता लगाया कि देयर इज सम करंट और देयर इज सम टर्म व्हिच इज मिसिंग इन दिस एम्पियर्स लॉ, और एम्पियर्स लॉ जो है वो कहीं कहीं गलत है। तो इसलिए उसने एम्पियर्स लॉ को चेंज किया और उसको हम कहते हैं मैक्सवेल एम्पियर लॉ। नया नाम रखा उसका मैक्सवेल एम्पियर लॉ, जिसको हम मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ भी बोलते थे। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, देखिए मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्या कहते हैं। एम्पियर ने केवल बताया कंडक्शन करंट के बारे में जो कि वायर में फ्लो होती है, और मैक्सवेल ने बताया कि वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो तो डेफिनेटली हमें पता ही है, लेकिन एक करंट ऐसी भी होती है जो कि जिसको फ्लो होने के लिए वायर की जरूरत नहीं है, और वो करंट तब तक फ्लो होगी जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ दिस कैपेसिटर, डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि एक साथ यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा। पहले Q1 चार्ज आया, फिर सपोज Q1 प्लस डेल्टा Q चार्ज आया, फिर आप कह सकते हो और डेल्टा Q चार्ज आया। इस तरीके से इसकी जो चार्जिंग, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो उस समय इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ दिस कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग चेंज्ड। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो यहाँ डेफिनेटली कोई एक करंट जरूर फ्लो हो रही होगी, और उस करंट का ही नाम रखा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जब भी कभी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, और जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पे डेफिनेटली करंट होती है। और ये जो स्पेशल टाइप ऑफ करंट है जिसको फ्लो होने के लिए वायर की जरूरत नहीं है, इस करंट का ही नाम रखा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कुल मिलाकर के यहाँ लूप L2 पर भी अगर मैं कंडक्शन करंट की जगह डिस्प्लेसमेंट करंट को अज्यूम करूं कि सपोज डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रही है जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होता है कंडक्शन करंट, जिसको अगर मैं IC से डिनोट करूं तो कंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड, आगे हम इसको प्रूव भी करेंगे, वो एग्जैक्टली सेम रहता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये कहां से कहां फ्लो हो रही है, बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर। और ये कब तक फ्लो होगी, जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहेगा, या आप कह सकते हो जब तक कि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता। ओके, तो अगर अब मैं एम्पियर्स लॉ अप्लाई करूं लूप L2 पे और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट को अज्यूम करता हूं, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर ओवर पाथ L2, और इसको लिखा जा सकता है म्यू 0 इंटू IT, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है इस लूप में, जो करंट एनक्लोज्ड है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज IT। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो एम्पियर्स लॉ है ये यहाँ पर कंसिस्टेंट हो गया है, या इस पूरे लूप पर आप कहीं भी एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो ये कंसिस्टेंसी शो करेगा। सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखूं, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, सो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर ओवर एनी क्लोज लूप L इज इक्वल्स टू म्यू 0 टाइम्स IC प्लस ID। IC is conduction current which is flowing through the wire outside the capacitor, and ID is the current which is flowing between the two plates of capacitor due to the change of electric field. So now this equation or this law is known as
Maxwell Ampere's law, or you can say modified Ampere's law. So this is how the invention of displacement current was actually came into picture. So I hope ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. What is displacement current, from where the existence of displacement current actually came from, and all about this displacement current, or how displacement current is actually related to the electromagnetic waves. जहां कहीं भी displacement current होगी वहां पर electromagnetic waves होगी. आगे हम डिस्कस करेंगे electromagnetic waves के बारे में. Okay, so now let us discuss the formula of displacement current. So now let us discuss displacement current's expression for displacement current. Okay, so जैसा कि हमने डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट करंट किस वजह से फ्लो होती है, किस वजह से ओरिजिनेट होती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. और जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा. तो क्यों ना पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया जाए. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्रॉम इट्स डेफिनेशन यू ऑल नो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई कैन बी गिवन एज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा. ओके, अगर यहाँ पर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो हो जाएगा ई ए कोस 0. यहाँ पे मैंने एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और ए वेक्टर के बीच में एंगल 0 लिया है. बताइए क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा. और अगर एरिया की बात करूं मैं, तो प्लेट का एरिया भी डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द प्लेट होता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर का प्लेट एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बिटवीन द प्लेट्स विल बी इन सेम डायरेक्शन. और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल होगा 0, इसलिए हमने लिखा cos 0. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा E इंटू ए. सपोज ये है इक्वेशन फर्स्ट. ओके, नाउ electric field between the two plates of a parallel plate capacitor. You all know electric field between the plates of parallel plate capacitor. So it is given as sigma upon epsilon, and this we also studied or discussed in chapter 1. So sigma upon epsilon naught is the electric field between the two plates of parallel plate capacitor. So if I put the value of sigma here, so you know that sigma is charge density or surface charge density, which is charge per unit area divided by epsilon naught. It can be written as Q upon epsilon naught A. So this is the value of electric field. So this is equation suppose second. Now putting the value of electric field from equation second into equation first. So we can say electric flux phi E is equals to Q upon epsilon naught A into A. Here A will cancel out by this A. So it is Q by epsilon naught. So this is electric flux which is equals to Q by epsilon naught. This is also this can also be written by we can say Gauss theorem or Gauss law, because according to Gauss theorem the electric flux is equals to the charge enclosed upon permittivity of free space. Okay, so this is suppose equation third. Now differentiating this equation third with respect to time. टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें, टाइम एज ए वेरिएबल लेकर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू this 1 upon epsilon naught is constant, so 1 upon epsilon naught is constant, and dq upon dt
and this dq upon dt is the rate of flow of charges. dq upon dt is basically current, so we can say d phi e upon dt is equals to 1 upon epsilon naught into displacement current. ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, और आप कह सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. सो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी. सो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन और फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. सो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, तो आप कहेंगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम or free space if there is air between the two plates, और rate of change of electric flux. rate of change of electric flux जितना ज़्यादा होगा, जितना तेजी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगी, उतनी ज़्यादा वैल्यू डिस्प्लेसमेंट करंट की. तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. सो आई होप डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा.